नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रुड़की के नेहरू स्टेडियम में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड मेगा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित हो रहे भारत और उत्तराखंड की अद्भुत और जीवंत छवि को प्रस्तुत करने के लिए सुंदर और ज्ञान प्रदर्शक के प्रदर्शनी निश्चित रूप से बहुत ही शानदार है। उन्होंने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल द्वारा लगाई गई मेगा प्रदर्शनी की खासियत बताते हुए कहा कि डीआरडीओ, इसरो और टीएचडीसी और भारतीय मानक ब्यूरो के साथ ही अनेक केंद्रीय एजेंसियों द्वारा स्टॉल लगाकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर हो रहे भारत की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। तो विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड मेगा कार्यक्रम में और इस प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पहुंचे और उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐतिहासिक डिसीजन हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। भारत की पहचान बढ़ी है। वैश्विक रूप से भारत की मान्यता बढ़ी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प किया गया है, आज भारत लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में उत्तराखंड भी आज, चाहे एसटीजी इंडेक्स हो या विकास की दर कम होनी हो या नवाचार करने हो या अभी राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर आयोजन हो, ऐसे अनेक प्रकार के आयोजनों से लगातार आज देवभूमि आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने पीएम मोदी के उत्तरकाशी दौरे को सीएम शीतकालीन यात्रा प्रयासों को तीव्र गति देने वाला बताया है। 6 मार्च को होने वाले इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में पीएम मुखबा में मां गंगा की पूजा के साथ हर्षिल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री का आना प्रदेशवासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि देवभूमि प्रधानमंत्री के दिल में बसता है। यही वजह है कि वो उत्तराखंड का चौमुखी विकास कराने के साथ प्रदेश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए स्वावलंबिक है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पीएम मोदी का उत्तराखंड का दौरा जो है वो तय हो गया है, जहां पर पीएम जो है वो 6 मार्च को जनसभा को संबोधित भी करेंगे और उनके दौरे को लेकर यहां पर तैयारियां जो है वो पूरी तरह से जोरों शोरों पर है। सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए ना हर किसी को। यहाँ तो वो जो यूपी में एक बार देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही विशेष लगाव उत्तराखंड के प्रति रहता है और शीतकालीन जो यात्रा को प्रारंभ करने के लिए जो उन्होंने एक पहल की है, मुझे लगता है आने वाले समय में हमेशा जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, वो उत्तराखंड आएंगे और यहाँ के लिए स्वरोजगार के लिए भी, यहाँ के एक मैं कहूँगी आर्थिक विकास को लेकर भी जो ये नई रीति नीति जो बनी है वो आगे बहुत ही आने वाले इसके उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए कारगर सिद्ध होंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सख्त लहजे में अधिकारियों को चेताया है। अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, विभागीय योजनाओं में लापरवाही बरतेगा या किसी भी घपले घोटाले में उसकी संलिप्तता पाई गई तो उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का सीधा संदेश है कि पारदर्शिता और प्रभावी ढंग से विभागों की कार्य प्रणाली हो और शिकायत अगर जांच में सही पाई गई तो सरकार बड़ी से बड़ी कार्रवाई से करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने पेश किया, आपको बताते चले कि उच्च पदों से लेकर निम्न पदों तक बैठकें की गई हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि गड़बड़ियों की निलंबित की जाएगी अगर गड़बड़ियां जो है वो पाई जाएगी और जो भी इसमें संलिप्त पाया गया उस पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है उसको की जाएगी।
के बारे में लेके बहुत सख्त है। यही कारण है कि आपने देखा पिछले 3 वर्षों में पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी से लेकर के सीएफ के अधिकारी से लेके तमाम एसीएफ और रेंजर्स और बंद दरोगाओं को हम लोगों ने निलंबित करने का काम किया और कईयों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जांच होगी उस जांच के हिसाब से निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फायर सीजन की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती है, जिससे कई हेक्टेयर जंगल जो है वो जलकर खाक हो जाते हैं। साथ ही जंगली जानवरों को भी जान गंवानी पड़ती है और इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि आग की चपेट में लोगों की मौत भी हुई है। फायर सीजन में फायर को रोकने के सरकार के प्रयास है कि अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो 17, 18, 19, 20 के 20-21 में कोविड के कारण जरूर सबसे कम फायर केसेस हुए। लेकिन अगर आप देखेंगे 22, 23, 24, 25 तीनों वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले बहुत कम फायर का वो हुआ। जरूर विगत वर्ष विंटर में आग लगने से जरूर 5-6 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, वो जरूर एक बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप एरिया देखेंगे लगातार हम एरिया को जन सहभागिता के साथ। धामी कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राज्य हित में समय समय पर प्रदेश कैबिनेट मंत्री कैबिनेट होती है और प्रदेश हित में जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनको लिया जाता है। कल ही कैबिनेट में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, खासतौर पर आबकारी नीति हो या फिर पेंशन से जुड़े हुए हो। मामले तमाम ऐसे निर्णय रहे हैं जो प्रदेश के विकास में सार्थक सिद्ध होंगे और केंद्र सरकार जब जब कोई निर्णय लेती है उसका क्रियान्वयन राज्य की सरकारों को करना होता है। उत्तराखंड सरकार राज्य के हित में और साप्ताहिक, कई बार पाक्षिक, कई बार मंथ में जो कैबिनेट की मीटिंग करती है, उससे इस राज्य के विकास की एक नए विषयों पर चर्चा होती है। कल की कैबिनेट भी बड़ी महत्वपूर्ण रही, खासतौर पर आबकारी के दृष्टिकोण से लंबे समय से नीति नहीं थी, उस नीति को का प्रतिपादन किया गया और इसके साथ साथ ऐसे विषय, चाहे वो कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा हुआ विषय हो, उन सब विषयों की चर्चा हुई है। स्वाभाविक रूप से केंद्र कुछ निर्णय को करता है, उस निर्णय का इम्प्लीमेंट राज्य के अंदर हो जाए, उसकी भी रचना हमारे राज्य के अंदर हमारी सरकार को। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के संगठन चुनाव गतिमान है और हाल ही में बीजेपी ने अपने सभी मंडल अध्यक्षों की घोषणा की थी, जिसके बाद अब बारी जिला अध्यक्षों की घोषणा करने की है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं और चयन प्रक्रिया भी तेज है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी का संगठन पर्व चल रहा है और जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की तैयारियां भी चल रही हैं। देखिए संगठन पर्व हमारा चल रहा है और मुझे बताते खुशी है कि हम जिला अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया की ओर बढ़े। कल जो पर्यवेक्षक सब जिलों के अंदर गए थे, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई वो मेरे द्वारा, हमारे चुनाव अधिकारी खजान दास जी द्वारा, हमारे महामंत्री संगठन जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमने वो रिपोर्ट अपने जो राष्ट्रीय हमारे पर्यवेक्षक हैं चुनाव के, राजकुमार चहर जी, उनको हमने सौंप दी है। उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हर साल बरसात के मौसम में बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी घटनाओं को दंश झेलना पड़ता है। ऐसे में इन आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अब अन्य प्रदेशों के अर्ली वार्निंग और सिस्टम में फीडबैक लेने जा रहा है, जिसको फिर प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने प्रदेश में हो रही आपदाओं की दृष्टिकोण से आवश्यक बताते हुए कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि प्रदेश में होने वाली आपदाओं से जनजीवन को बचाया जाए और इस प्रकार का प्रयास न सिर्फ सराहनीय है बल्कि प्रदेश में आपदाओं से बचाव और जनहानि भी रोकने में कारगर सिद्ध होगा।
बिल्कुल देखिए, सरकार की पूरी मंशा रहती है और संकल्पबद्ध है सरकार की। कोई भी आपदा अगर प्रदेश के अंदर आती है तो तुरंत वहां जाकर के लोगों की जान माल की सुरक्षा करना हमारे विभागों का काम है, हमारे कर्मचारियों का। हमारे चाहे सेना हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम सभी विभाग लग करके आपदा से निपटने का काम करते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में एक आपदा प्रबंधन ने हमारी कमेटी बनाई है जो बाहर अन्य प्रदेशों में जाकर ये सर्वेक्षण करेगी कि किस प्रकार से वो लोग आपदा से। प्रदेश बीजेपी ने धामी कैबिनेट के फैसलों की तारीफ की है। पार्टी ने कहा कि नई आबकारी नीति धार्मिक क्षेत्रों के अनुसरण के साथ रोजगार और राजस्व में वृद्धि वाली होगी और पार्टी ने महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मातृशक्ति सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध बताया है, क्योंकि आबकारी किसी भी प्रदेश की आर्थिक और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसको लेकर धामी सरकार के नेतृत्व में साल दर साल तय लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड राज्य के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का जो देवत्व का स्वरूप है उसको हमेशा बनाए रखने के लिए काम करती आई है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो भी जो प्रदेश के अंदर नई आबकारी नीति लाई गई है उसमें धर्म क्षेत्रों में कहीं पर भी किसी प्रकार से इस तरह के कार्य न हो, इसके लिए इसमें प्राविधान किया गया है और धर्म क्षेत्रों को मद्य निषेध घोषित किया गया है। तो निश्चित रूप से ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पहले से ही जो धर्म क्षेत्रों को मद्य निषेध के बारे में पार्टी कहती आई है उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। हम इस तो वहीं प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड ने दिनेशपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां प्रेस में ब्लॉक के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बेहड ने पुलिस को उत्तराखंड सरकार की एजेंट बताया। कहा कि पुलिस सरकार के एजेंट बनकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाकर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दिनेशपुर के थाना अध्यक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिनेशपुर की इतिहास में पहली बार दुर्गा पूजा के दौरान बाइक चालान के नाम पर मारपीट की गई और यहां तक कि छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस ने दुर्गा पूजा देखने आ रहे करीब 100 से अधिक बाइकों को रोककर उनका चालान किया। यह है कि पुलिस के अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस को आगे करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो किच्छा हो, चाहे वो दिनेशपुर हो, चाहे गदरपुर हो और पूरे उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर के अंदर पुलिस के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, झूठी एफआईआरें लिखी जा रही हैं, जेल भेजे जा रहे हैं लोग। उसके खिलाफ हमने हल्ला बोलने का फैसला लिया है पुलिस के खिलाफ। हम लोग 6 तारीख को 11 बजे जो आवास विकास की जो रिंग रोड है LIC के सामने वहां इकट्ठे होंगे। वहां हमारे पार्टी के नेता जो आ रहे हैं, वरिष्ठ नेता। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ संपन्न हो चुका है। महाकुंभ में सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालने वाले जवान भी अपने अपने गंतव्यों को रवाना हो चुके हैं। कुंभ में उत्तराखंड के SDRF जवानों ने भी ड्यूटी दी थी और सीएम धामी ने सीएम आवास में महाकुंभ में ड्यूटी देने वाले SDRF के जवानों से मुलाकात की और उन्हें 5 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने यूपी के महाकुंभ में अपनी सेवाएं दी हैं, उनका अनुभव उत्तराखंड के हर बड़े आयोजन में काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में इस साल गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य की नहीं बढ़ेगा। धामी सरकार ने पिछले साल के मूल्य को इस बार फिर यथावत रखने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अगेती का 375 और सामान्य प्रजाति का 365 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य मिलेगा। कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य की सहकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की ओर से पेराई सत्रों के दौरान क्रय किए जाने वाले गन्ने का राज्य और परामर्शित मूल्य इसके लिए गठित राज्य परामर्श समिति की संस्तुति के आधार पर तय किया जाता है। और इसी मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवार ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में धामी सरकार है, लेकिन सरकार की किसानों के प्रति कोई सोच नहीं दिखाई देती है। किसान सच में दुख खुद को
जीवित रखने के लिए सब काम कर रहे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी ना होना, सरकार इस तरफ इशारा कर रही है कि हमें वास्तव में किसानों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो इस समय शासित है भाजपा, धाकड़धामी सरकार, कहां इन पे किसानों की सोच है? किसान वाकई सरवाइव कर रहे हैं। न्यूनतम खरीद मूल्य उसमें बढ़ोतरी न होना, तो सरकार इस तरफ इशारा कर रही है कि हमें वाकई किसानों से कोई लेना देना नहीं। आप सोचिए, जो किसान इतनी मेहनत करके गन्ने की उपज को उगा रहा है, सुबह से शाम का उसका पसीना होता है उसमें, पूरे परिवार का, और आज सरकार उनकी तरफ ध्यान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हाईकमान के दिशा निर्देश पर राज्य के सभी नगर निकायों और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 3 महीने तक चलेगा, जिसमें कांग्रेस ऐसे मतदाताओं से संपर्क करेगी जिनके नाम सूची से हटाए गए। इन मतदाताओं से नाम हटाने के कारणों को लेकर तथ्यों को जुटाया जाएगा। मंगलवार को कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति अध्यक्ष गुरदीप सिंह सप्पल की अध्यक्षता में सभी जिला और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में या उसके कामकाज में विश्वास नहीं रखते, उनके वोट काटे जाते हैं और बड़े पैमाने पर नए वोटर बाहर से लाकर बनाए जाते हैं। जनता तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की, बेरोजगारी की, महंगाई की सरकार को हटाना चाहती है, लेकिन फर्जी वोटर बनाकर और जेन्युइन वोटर को काटकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब जनमत का हरण कर रही है, जनमत की चोरी कर रही है। और ये हम हल्के तरीके से नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जब सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एआरटीओ काशीपुर विमल पांडे ने बताया कि कमर्शियल वाहनों के काफी समय से टैक्स टूटे हुए चल रहे हैं और जिन वाहन स्वामियों के टैक्स टूटे हुए चल रहे हैं उनको कार्यालय द्वारा नोटिस भेजे गए हैं और वसूली पत्र भी जारी किया गया है और वसूली पत्र में लगभग 1000 से अधिक भेजे जा चुके हैं। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की है कि अगर उनका किसी कारण टैक्स टूट गया है तो वो कार्यालय में आकर समय से जमा करा दे और अगर वसूली पत्र के माध्यम से टैक्स जमा होगा तो जितना टैक्स होगा उतनी पेनल्टी जमा होगी। द्वारा जो भी जिन लोगों के टैक्स टूटे हुए हैं, जिन कमर्शियल वाहनों के, उनको नोटिस भेजे गए हैं। साथ ही हमने वसूली पत्र भी जारी करने शुरू किए हैं। काफी लगभग 1000 के आसपास वसूली पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो वाहन स्वामियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी कारण से उनका टैक्स टूट गया है तो कार्यालय में आके जमा करवा दें, क्योंकि अगर वसूली पत्र के माध्यम से जमा होगा तो जितना टैक्स है उतनी ही पेनल्टी भी जमा होती है, उनको अधिक पैसा जमा करना पड़ता है। अगर वो ऑफिस में आते हैं तो उनको पेनल्टी को हम 75% तक ऑफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। उसके कुछ कारण हैं, जैसे बीमारी है, कोई आपदा है, आगजनी है, ये दुर्घटना है, ऐसे कुछ रीजन अगर वो प्रोसेस करते हैं तो उनके टैक्स की जो पेनल्टी है उसको कम किया जा सकता है 75%। चमोली जिले के माड़ा में एवलांच के चलते फंसे 54 लोगों में से 46 लोग सकुशल बाहर निकाले गए हैं। इस दुर्घटना में 8 लोगों की दुखद मौत हो गई थी और अब इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसकी आज
जांच जो है एडीएम चमोली कर रहे हैं और इस पूरी घटना पर लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि सेना की त्वरित कार्रवाई के चलते सभी लोगों की जान बची है। जी, ऐसा है कि ये जो हमारी पोस्ट थी ये जनरली क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में रहती है तो काफ़ी इक्विपमेंट इनके पास रहता है। इससे रिलेटेड जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है या फिर किसी किस्म के अपनी सिक्योरिटी से अपने पेट्रोलिंग के लिए, तो इनके पास काफ़ी इक्विपमेंट अपने आप रहता है। तो फॉर्चुनेटली उनके पास इतना सामान था कि वो लोग अपने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सके। प्रॉब्लम केवल ये रही कि वेदर क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब था, बर्फ़ बहुत पड़ रही थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से कुछ इक्विपमेंट जो हमारे पास थे, जैसे हम लोगों ने यूनिट के पास ड्रोन्स थे, आरपीवीज थे, ये सब बारिश और बर्फ के टाइम पे इतना इफेक्टिव नहीं हो पाते। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खटीमा की, जहां खटीमा सुनपहर स्थित गुरुद्वारा हरगोविंद सिंह सर सिंह सभा में आपको बताते चले कि 21 निर्धन 9 जोड़ों का सामूहिक विवाह भारतीय मूल के कनाडा निवासी एनआरआई संदीप ग्रेवाल उर्फ सन्नी ने संपन्न करवाया। साथ ही घर गृहस्थी के उपयोग के सारे सामान भेंट करके 9 दंपति को आशीर्वाद देकर विदा किया गया है। गौरतलब है कि भारतीय मूल खटीमा के गांव सुनपहर निवासी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता संदीप ग्रेवाल उर्फ सन्नी 26 साल पहले कनाडा जाकर बस गए थे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और सब सामान दिया गया है और हर साल शादी होती है, मेरी भी हुई थी और हर गरीब को दिया जाता है सामान, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी समझदार हो, ज़्यादा क्या कहूँ इसमें। हमने तो एक चलाई थी आज से 14 साल पहले और वो चलती आ रही है और चलाने वाला भगवान है, ऊपर वाले हैं। हम तो कहते हैं कि सभी को भगवान ने ये शिक्षा दे, सभी लोग और भी आगे करें इसी तरह के काम, कन्याओं की शादियाँ करें, जहाँ पढ़ाने की हो पढ़ाई की, बच्चों की जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, उनकी सेवा की जाए, उनको पढ़ाया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण किया और भर्ती के लिए आए युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सीएम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने भर्ती में शामिल युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा। जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद जनपद टिहरी की तहसील कीर्तिनगर ने एसडीएम पद पर शासन ने पंकज भट्ट की नियुक्ति कर दी है। कीर्तिनगर तहसील में एसडीएम पद पर अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले पंकज भट्ट 36वें उप जिलाधिकारी होंगे। एसडीएम की नियुक्ति की मांग को लेकर स्थानीय जनता, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग, जनप्रतिनिधि सरकार से विगत 3 महीने से मांग कर रहे थे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो मेरे लिए तो हर्ष की बात है कि मेरी जो पहली नियुक्ति है वो देवभूमि कीर्तिनगर में मेरी पहली नियुक्ति हुई है। 3 महीने से यहाँ पर एसडीएम का पद रिक्त था, तो इस क्रम में जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे यहाँ पर भेजा गया। तो मेरी जो प्राथमिकता यहाँ पर रहेंगी, अभी हमारा 4 धाम सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके अंतर्गत जो तैयारियां अभी हमें करनी है, जैसे 2 मई को केदारनाथ धाम के हमारे कपाट खुलने वाले हैं, तो उससे पहले जो जितने 4 धाम यात्रा से संबंधित जो तैयारियां हैं तो उनका मैं जायजा लूंगा। सबसे पहले मैं क्षेत्र का भ्रमण करूंगा और लोगों से पूछूंगा, लोगों से मिलूंगा, जन समस्याएं जो हैं और जितनी पेंडेंसी यहाँ पर रही है अभी तक। और चैनल यही चैनल था जिसने सबसे पहले जो है यहाँ पर उप जिलाधिकारी की मांग के लिए यहाँ पर बाइट चलाई थी और समाचार चलाए थे। तो उसका असर ये हुआ कि जो पिछले 3 महीने से यहाँ पर उप जिलाधिकारी नहीं थे
उसको डीएम साहब के माध्यम से भी और जनता की मांग, और हमने भी इसको प्राथमिकता से उठाया था। तो उसका कारण यह हुआ कि जब जनता की मांग ऊपर तक पहुंची और लोगों की मांगों के अनुसार और आपके चैनल के माध्यम से जब सरकार और प्रशासन में जब ये बातें गई तो चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।